चुड़ैल की भूतिया तरबूज मालगाड़ी और आमरस। शांतिनगर से एक मालगाड़ी आसपास के सभी गांव और शहरों में तरबूजों की सप्लाई करती थी। उस मालगाड़ी का एक डिब्बा व्यापारियों के लिए बनाया गया था और बाकी के डिब्बों में तरबूज भरे हुए थे। ओह गॉड, इस मालगाड़ी में तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। सही बात। मालगाड़ी के डिब्बे में 2 औरतें और 2 आदमी थे जो कि उन तरबूजों के मालिक थे और एक ड्राइवर था। ट्रेन चलती हुई एक बगीचे के पास रुकी। अरे देखो, वहाँ बगीचा है, तो ड्राइवर मालगाड़ी रोको। ड्राइवर ने वहां मालगाड़ी को रोक दिया और सभी लोग आम के बगीचे में घुस गए। सभी हैंडपंप से पानी पी रहे थे कि तभी बगीचे के मालिक ने उन्हें देख लिया। अरे नहीं, ये कौन है? लगता है कि ये लोग लुटेरे हैं। उस बगीचे का मालिक डर गया और वो सभी गांव वालों को अपनी मदद के लिए बुलाने पहुंच गया। अरे हेमा, अब यहाँ पर रुक ही गए हैं तो क्यों ना इस बगीचे को थोड़ा देख लिया जाए। जरूर। इसे बाद में देख लेना, पहले मेरा आइडिया सुन लो। हाँ सुनाओ। देखो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम लोग इस बगीचे के मालिक से बात कर लें और हम तरबूज के साथ साथ आमों का भी बिजनेस करें। नॉट बैड। सभी आपस में बात कर रहे थे कि तभी जोर से मालगाड़ी के ड्राइवर के चिल्लाने की आवाज आई। अरे जल्दी यहाँ से चलो, इस गांव के लोगों के सिर पर एक जुलूस सवार है। लेकिन सरताज, अब ये सब बाद में पूछना, पहले भागो यहाँ से। उन चारों ने भागना शुरू किया। भागने की आवाज सुनकर गांव वाले ड्राइवर को मारकर उन चारों की तरफ बढ़े। लेकिन हम लोग भाग क्यों रहे हैं? अगर हम भागेंगे तो ये हमें गलत ही समझेंगे। अभी भागना ही सही है, ये लोग बहुत गुस्से में हैं। इसी तरह वो लोग बातें करते हुए भाग रहे थे कि तभी पोली का पांव मुड़ गया और वो गिर पड़ी। जैसे वो लोग उसे उठाने के लिए रुके, गांव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। अरे मार डालो इन बहरूपियों को। गांव वालों ने उन बेचारों को वहीं मार डाला और वहीं बगीचे के हैंडपंप के पास की गीली मिट्टी में उन्हें दबा दिया। अरे शुक्रिया, तुमने मेरी मदद की। हम अपने उस पुराने अतीत को फिर कभी नहीं लौटने देंगे। हम अपनी उस भयानक गलती को अब कभी नहीं लौटाएंगे। चलो साथियों। ऐसी कौन सी गलती थी जिसकी वजह से वो लोग इतने पत्थर दिल बन चुके थे कि उन्होंने उन लोगों की एक नहीं सुनी थी? जानने के लिए बने रहिए। इतनी भयानक मौत मरने के बाद उन चारों की ही आत्मा भूत और चुड़ैल बनकर लौट आई। रात के 12 बजते ही हैंडपंप के पास बहुत सारा कोहरा सा छा गया। अरे ये इतनी गर्मी में कैसी धुंध हो रही है? बगीचे का मालिक हाथ में लालटेन लिए हैंडपंप के पास पहुंचा और वहां जो उसने देखा, उसे देखने के बाद न उसे होश था और न ही उसके शरीर में सांस। ये बुड्ढा तो हमें देखते ही परलोक सिधार गया। अच्छा ही तो है, अभी तो बस ये ही गया है, आगे आगे देखो होता है क्या। हेमा ने ऐसे बोलकर उस हैंडपंप पर जादू चलाया और उसे जादू याम रस हैंडपंप में बदल दिया। वाह, अब मेरा जादू देखो। पोली के एक चुटकी बजाते ही वो वापस से अपनी इंसानी रूप में आ गई और उसने उस मालगाड़ी को भी भूतिया तरबूजों की मालगाड़ी में बदल दिया। वाह, अब चलेगी मौत की आंधी। सवेरा होने पर वो भूत और चुड़ैल उस भूतिया तरबूज की मालगाड़ी को लेकर निकल गई और एक शहर के स्टेशन पर रुके। अरे भाई, 50 किलो तरबूज उतार दो। सरताज ने उसे मालगाड़ी के अंदर खींच लिया और उस आदमी को चुटकी बजाते ही एक बड़े तरबूज में बदल दिया। अब सब इसी तरह से मारे जाएंगे। सरताज ने ऐसे बोलकर ट्रेन चला दी। जहां जहां पर भी मालगाड़ी रुकी, वहीं के लोगों को ही उन्होंने तरबूज में बदल दिया और इसी तरह से शाम हो गई। आज तो हमने बहुत सारे लोगों को तरबूज बना दिया, अब चलो चलते हैं। शाम होने पर वो भूत और चुड़ैल वापस बगीचे में पहुंच गई। वहां बगीचे में काफी सारे गांव के लोग थे जो आमों का मजा लेने आए हुए थे। अरे वाह, आज तो शिकार खुद जाल की तरफ बढ़ रहा है। सभी भूत और चुड़ैलों ने रूप बदल लिया और वो अपने तरबूज हैंडपंप के पास चले गए। अरे ये बगीचे में कैसा अजीब सा हैंडपंप है। ये हमारा आमरस हैंडपंप है, पीना चाहोगी? हाँ जरूर। उस औरत ने बस ऐसा बोला ही था कि तभी हेमा ने अपने पैने नाखूनों से उसके ऊपर वार कर दिया और उस हैंडपंप में उसी का जूस बना दिया। जूस तो पियेंगे, लेकिन हम लोग तुम्हारा। इसी तरह धोखे से उन्होंने बहुत सारे लोगों को मार डाला। लेकिन वहीं पर एक लड़का विशाल भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। जब उसने ये सब कुछ देखा तो वो डर गया और वहां से भागने लगा। वो भाग ही रहा था कि तभी उसकी टक्कर एक ज्ञानी बाबा से हो गई। बच्चा, ऐसे क्यों भाग रहा है? मैं तो कहता हूँ आप भी भागो, क्योंकि यहाँ पर भूत है।
भूत कहाँ? अरे बाबा, बाद में पूछना, अगर जान प्यारी है तो भाग लो। नहीं बच्चा, हम इन शक्तियों से भागने को नहीं, लड़ने को बने हैं। बाबा ने विशाल की एक नहीं सुनी और उसे जबरदस्ती पकड़कर उन भूतों चुड़ैलों के पास ले गया। बंद करो ये छलावा, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। अरे वाह, तू तो बहुत समझदार है। सभी भूत और चुड़ैल अपने असली रूप में आ गए। क्यों आए हो यहाँ? पहले तुम्हें ही बता दें क्या? राज ऐसे बोलकर बाबा का भी जूस निकालने वाला था कि तभी बाबा ने एक मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। अचानक तेज हवा चली और सभी भूत चुड़ैल बेकाबू होकर एक जगह पर इकट्ठा हो गए। बाबा ने मौका देखा और पेड़ की जड़ से उन्हें बांध दिया। बोलो, वरना तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। हमें छोड़, हम यहाँ अपनी मौत का बदला लेने आए हैं। चुड़ैल ने अपनी मौत का पूरा किस्सा उस बाबा को सुना दिया। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक ने गांव वालों से ऐसा बर्ताव करने की वजह पूछी। अरे दरअसल इसी तरह से एक बार कुछ लोग हमारे इस बगीचे में आए थे। वो बोल तो साझेदारी को रहे थे, लेकिन धोखे से उन्होंने हमारा पूरा बाग लूट लिया और हमें कंगाल कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने हमारे परिवार के लोगों को भी चोट पहुँचाई। बस इसीलिए उस घटना के बाद से हम कभी भी किसी भी अनजान पर भरोसा नहीं करते। माना तुम्हारे साथ बुरा हुआ, लेकिन इस तरह बिना जाने किसी को भी मारना सही नहीं है। और ये बात जिंदों और मुर्दों दोनों पर ही लागू होती है। अब तुम लोग समझ गए ना? तांत्रिक की बात सुनकर सभी भूत और चुड़ैल मुस्कुराए। उन्हें उसकी बात समझ आ चुकी थी। भूत और चुड़ैल उसकी बात सुनकर मुक्त हो गए और गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और सभी उस दिन के बाद से खुशी खुशी रहने लगे। आमीना अपने 2 बेटों और बहुओं के साथ रहती थी। अभी तक सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन, अम्मी जान, आज तो घर में ना चावल है ना ही आटा। या मौला, ये किस मनहूस की नजर लग गई मेरे परिवार को। तीनों सास बहू परेशान थी। कुछ देर बाद नगमा को उसका पति फरहान आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन चालाक नगमा ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया। क्या हुआ नगमा? जानते नहीं हो जी, अरे घर में देखने के लिए भी राशन नहीं है। पहले बताइए कि क्या आप कुछ पैसे लेकर आए हो? हाँ, मेरे मालिक ने मुझे अभी करीब 10,000 रुपए दिए हैं। मैं तो कहती हूँ कि आप इन पैसों को कहीं पर छिपा दो, वरना घर में जाते ये सारे पैसे भस्म हो जाएंगे। और वैसे भी पूरे घर का खर्च बस आप ही चलाते हो, जेठ जी तो बस नाम के लिए बड़े हैं। नगमा ने ऐसी ही बातों बातों में अपने पति को चढ़ा दिया। तुम ठीक कहती हो। नगमा और फरहान दोनों घर में एक साथ आ गए। अरे तुम दोनों कहाँ थे? इससे पहले वो कुछ बोलते पीछे से अरहान एक कमजोर सी बकरी हाथ में लिए रोता हुआ घर पहुंचा। या अल्लाह, क्या बात है? सब कुछ खत्म हो गया अम्मी। अल्लाह के लिए ऐसा मत कहिए, बता तो दीजिए कि हुआ क्या है। हुमैरा, इस घर को चलाने के लिए मुझे मेरा पूरा काम किसी और के हाथों में बेचना पड़ा। बेटा, ऐसे नहीं बोलते। क्या हुआ? अगर तुझे सब बेचना भी पड़ा तो परिवार की जरूरतों के लिए ऐसे फैसले लेने पड़ जाते हैं। अरहान एक चरवाहा था, उसके सभी वंशज यही काम करते चले आ रहे थे। बेटा फरहान, मेरे बच्चे, क्या तू कुछ पैसे लाया है? तभी पीछे से नगमा बोल पड़ी। हाँ लाए हैं, लेकिन इन पैसों में से आप लोगों को पूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। ऐसे क्यों बोल रही है? एक बात आप मेरी सभी कान खोलकर सुन लीजिए। मैं और फरहान जी आप सभी से अब छुटकारा चाहते हैं। अम्मी, हमें हमारा हिस्सा दीजिए और हमें खुद से अलग कर दीजिए। ये अचानक ही तुम्हें क्या हुआ? ये अचानक का नहीं है जेठानी जी। अरे जब से इस घर में आई हूँ तब से इसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू भी ऐसा ही चाहता है? ये क्या बोलेंगे? मैं बताती हूँ। हाँ, ये भी यही चाहते हैं। तेरी जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है। अगर तुम दोनों की खुशी इसी में है तो मैं आज ही अपनी मौजूदगी में इस घर का बंटवारा कर दूंगी। आमिना ने उसी दिन गांव के मुखिया और पंचायत को बुला लिया। मुखिया की मौजूदगी और रजाबंदी से पूरे घर का बंटवारा कर दिया गया। सब कुछ बच गया, लेकिन अब बस ये बीमार बकरी बची हुई है। नहीं मुखिया साहब, इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है। फरहान की बीवी की बात को मानकर बकरी को हुमेरा के पास ही रहने दिया गया। घर में बीचों बीच दीवार खड़ी हो गई और अब घर 2 हिस्सों में बंट चुका था। बंटवारे के बाद नगमा तो खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही थी, लेकिन अरहान के घर में अभी भी तंगी का ही माहौल था। अम्मी, आज तो रोटी से लगाकर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अरे बेटा, जो भी है तू मुझे वही दे दे। तो वहीं दूसरी तरफ आज तो मैं बिरयानी बनाऊंगी। नगमा की बिरयानी की खुशबू पूरे घर में फैल गई। बेचारी माँ जिसने अपने बेटे को जन्म दिया, उसने अपनी पत्नी की बातों में आकर उसे छोड़ दिया। जहाँ एक तरफ बीवी बिरयानी के मजे ले रही थी,
तो वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ नमक के साथ रोटी के निवाले निगल रही थी। हुमेरा कहाँ पर है? वो बकरी को रोटी खिला रही है। खा ले मेरी बकरी और फिर से तकड़ी ताजी हो जा। हुमेरा बकरी को बड़े ही प्यार से पाल रही थी। बकरी उसकी मोहब्बत से ही आधी ठीक हो चुकी थी। इसी तरह से दिन बीत गया। बरहान भी एक फैक्ट्री में लग चुका था तो उनके पैसे की किल्लत खत्म हो गई। अरे वाह हुमेरा, तूने तो अपने हाथ की रोटी ही इसे दवा बतौर लगा दी। देख अब ये कितनी तंदुरुस्त हो गई है। आमिना अपनी बकरी को देखकर खुश हो रही थी, तभी वहाँ पर नगमा आ गई। सलाम अम्मी जान। क्यों आई है? मुझे लगता है कि बंटवारे के समय हम अपनी एक कीमती चीज यहाँ पर भूल गए थे। देखो, न हमारे पास तुम्हारा कुछ है और न तुम पर हमारा, समझी? अरे आप तो बुरा मान गई। मैं तो बस अपने हक की चीज ये बकरी लेने आई हूँ। मैं तुम्हें मेरी बकरी नहीं दूंगी। कौन कहता है कि ये तुम्हारी है? अरे तो फरहान के भी बाप दादा की है। तू इतनी कैसे गिर सकती है? या तो मुझे मेरा हिस्सा दीजिए वरना मैं पूरे मोहल्ले को भी चीख चीख कर यहाँ पर इकट्ठा कर लूंगी। नगमा की बात मजबूरन दोनों सास बहू को माननी पड़ी। वैसे ये सरासर गलत है। जब इस बकरी से आपको कोई फायदा नहीं था तब आपने इसे लेने से साफ इनकार कर दिया, और अब जब ये वापस से स्वस्थ हो गई है तो तुम इसे बांटना चाहते हो। देखिए, ये सब इंसानों की नजरों में गलत है मुखिया साहब, और आप इंसानों की नहीं कानून की सुनने वाले हो, और कानून के हिसाब से इस बकरी पर हमारा ही अधिकार है। नगमा की बात सुनकर मुखिया चुप हो गया और उसने उस बकरी को भी उनके बीच बांट दिया। ये फैसला लिया गया कि जितने समय वो बकरी अरहान के पास रही, अब उतने ही समय वो फरहान के पास रहेगी। घर लाने के बाद नगमा ने उसका ख्याल सही से नहीं रखा। वो उसका दूध तो निकालती थी लेकिन उसे कभी भी खाना समय पर नहीं देती थी, जिसकी वजह से वो बकरी फिर से बीमार पड़ गई। सुनो जी, ये बकरी किसी काम की नहीं है। ऐसा कीजिए, बकरा ईद करीब है, आप इसे कसाई को बेचकर एक नया बकरा ले आइए। फरहान ने अपनी बीवी की बात मान ली और वो उसे कसाई को बेचने निकल पड़ा, लेकिन उसे रास्ते से अरहान ने देख लिया। ये फरहान मेरी बकरी को कहाँ ले जा रहा है? अरहान उसका पीछा करता हुआ एक कसाई की दुकान पर पहुंच गया, जहां उसने फरहान के हाथों अपनी बकरी को बिकते देखा। बस इसकी सांस के पैसे दे रहा हूँ। अरे जो भी हो, अब ये तुम्हारी है, अब तुम इसे काटो पालो कुछ भी करो। अरहान को ये सब देखकर आंखों में पानी आ गया। कसाई ने बकरी को वहीं लेटाया और उसे हलाल करने की तैयारी करने लगा। वो बस अपनी पैनी छुरी उसकी गर्दन पर फेरने ही वाला था। रुक जाओ। कौन है रे तू? मैं इस बकरी का मालिक हूँ। अबे ओ, इसके लिए मैंने पूरे 10,000 रुपए दिए हैं, तो इसका मालिक अब मैं हूँ। अल्लाह के लिए इसे छोड़ दो। कसाई को अरहान की रोती हुई आंखों पर तरस आ गया और उसने उसे बकरी लौटा दी। जैसे ही इस घटना की खबर मुखिया को लगी तो वो फरहान पर बहुत नाराज हुआ। हर चीज बस अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना अच्छा नहीं है। अब तुमने ये गलती की तो तुम्हें इसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। तुम्हें अपने बड़े भाई को भरपाई के रूप में 1,000 सोने के सिक्के देने होंगे। मुखिया की बात सुनकर दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए, लेकिन उन्हें मुखिया की बात माननी पड़ी। उस दिन के बाद से फरहान अपने हर महीने की कमाई से एक सोने का सिक्का अरहान को देता था। इससे उसका घमंड भी चूर चूर हो चुका था और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था।